तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से इस विषय पर एडवाइस ली थी। इस वजह से ये बैरूबारी वाद के नाम से प्रसिद्ध है और बैरूबारी वाद में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। पहले तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 1960 का ये जो मामला है, इसके ठीक 13 साल बाद यानी 1973, 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में निर्णय दिया। और आप लोग जानते हैं दोस्तों, केशवानंद भारती वो वाद है जो भारत के संवैधानिक इतिहास का, भारत के न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा मामला माना जाता है। 13 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले में बैठी थी। AK सीकरी उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे। केशवानंद भारती वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यानी बैरूबारी वाद में जहां सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक ये यू टर्न है एक तरह से, जिसमें केशवानंद भारती वाले वाद में न केवल ये कहा जाएगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, बल्कि ये भी कहा जाएगा कि प्रस्तावना में उसी प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं जिस तरह से संविधान के अन्य भागों में संशोधन किए जाते हैं। तो दो बातें ध्यान रखनी है, बैरूबारी वाद और दूसरा है केशवानंद भारती वाला वाद। तीसरा SR बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1994 का ये मामला है। एक्चुअली में SR बॉम्बई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। वहाँ के राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संवैधानिक संकट की बात कहते हुए वह राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये जो SR बॉम्बई वाद जो है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा था SR बॉम्बई वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने। तो तीनों बात को ध्यान रखें। लेकिन प्रस्तावना है क्या? पहला प्रश्न यही है। देखिए, प्रस्तावना वह दस्तावेज है, प्रस्तावना वह डॉक्यूमेंट है जिसको देखने से तीन बातें स्पष्ट होती है। पहली बात, जो कानून है, जो संविधान है, उसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जहां पर लिखे हुए होते हैं उसी को हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। जो कानून है, जो संविधान है, उसका विस्तार कहां तक है, वो कहां कहां पर लागू होगा, उसका जहां उल्लेख होता है वो प्रस्तावना होती है। और जो कानून बनाया जा रहा है, जो संविधान बनाया जा रहा है, वो कब से लागू होगा, उसके लागू होने की तिथि कहां है, लागू होने की तिथि क्या होगी, इस बात का जहां उल्लेख होता है वह प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना को देखने से क्या क्या बातें स्पष्ट होती है, यह हमको जानना है। देखिए, प्रस्तावना को देखने से सबसे पहले जो बात स्पष्ट होती है वो है भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना की पहली पंक्ति जरा देखें आप, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ द इंडिया। तो यहां पर दो तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक, वी द पीपल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग जैसे शब्द कहां लिखे हुए, तो हमको यह मालूम होना चाहिए हम भारत के लोग, ये जो शब्द है ये प्रस्तावना में उल्लेखित है। एक, दूसरी बात, हम भारत के लोग जैसे जो शब्द है इसका मतलब क्या है। हम भारत के लोग शब्द जो लिखे हुए हैं प्रस्तावना में, इसके दो मतलब है। एक, इसका मतलब ये होता है कि भारत का जो संविधान है, इस संविधान का निर्माण भले ही संविधान सभा ने किया हो, लेकिन संविधान सभा के लोग प्रस्तावना में ये लिख रहे हैं हम भारत के लोग। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो जनता है। प्रस्तावना को देखने से जो पहली बात स्पष्ट होती है, संविधान का स्रोत क्या है, और वो संविधान का स्रोत जनता है। और ये बात कहां से स्पष्ट होती है, ये इन शब्दों से स्पष्ट होता है, हम भारत के लोग। एक तो बात है ये। दूसरी बात, प्रस्तावना को देखने से एक बात, हम भारत के लोग जैसे शब्दों को देखने से एक बात और स्पष्ट होती है कि भारत में सुप्रीम कौन है। देखिए, जिस तरह से आप सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जिस तरह से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो कुछ भी पिछले दिनों से चल रहा है, एक बहस चल रही है कि सुप्रीम कौन है। हमारे देश में न्यायपालिका सुप्रीम है, या हमारे देश में संसद सुप्रीम है, या हमारे देश में राष्ट्रपति सुप्रीम है, या हमारे देश में संविधान सुप्रीम है। अगर हमको भारत के संविधान की प्रस्तावना पता है, हम भारत के लोग जैसे शब्द पता है, तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि भारत में सुप्रीम कौन है। हम भारत के लोग शब्दों से न केवल ये स्पष्ट होता है कि भारत में संविधान का स्रोत जनता है, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारत में जनता सर्वोच्च है। तो हमेशा आप ध्यान रखें, यहां पर दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। हम भारत के लोग जैसे शब्द कहां लिखे हुए,
आंसर होगा प्रस्तावना। दूसरा बढ़िया प्रश्न ये बन सकता है, हम भारत के लोग जैसे शब्द जो प्रस्तावना में लिखे हुए, इनसे क्या स्पष्ट होता है? दो बातें स्पष्ट होती है, जनता सुप्रीम है और भारत का संविधान का स्रोत जनता है। ये हम भारत के लोग जैसे शब्दों को देखने से स्पष्ट होता है। प्रस्तावना को देखने से और क्या स्पष्ट होता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना को अगर हम लोग प्रारंभ करते हैं तो किस तरह से है वो? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य स्थापित करने हेतु। ये जो मैंने पंक्तियां बोली है, इस पंक्तियों में हम भारत के लोग जो शब्द है उसका तो हमने मतलब देख लिया, लेकिन आगे लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य। भारत की सरकार कैसी है? हमारी सरकार का स्वरूप कैसा है? हमारी सरकार की प्रकृति कैसी है? उसका नेचर कैसा है? अगर भारत के संविधान की आप प्रस्तावना को देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारी सरकार कैसी है। क्या लिखा हुआ वहां पर? लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। देखिए, आप सब लोग लोकतंत्र शब्द से परिचित है, लोकतंत्र की उस परिभाषा से परिचित है, अब्राहम लिंकन की वो परिभाषा, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। भारत डेमोक्रेटिक है, भारत लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है। ये कहां लिखा हुआ है? प्रस्तावना को जरा देखें। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत में डेमोक्रेसी है और ये प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होती है। भारत की सरकार का स्वरूप, उसकी नेचर, उसकी प्रकृति लोकतांत्रिक है, ये संविधान की प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होता है। देखिए, डेमोक्रेसी मोटे तौर पर दो भागों में बांटी जा सकती है, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है शासन में, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हम उसे कहते हैं जिसमें जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है। भारत में डेमोक्रेसी है, लेकिन भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत में प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है। हमारी सरकार का स्वरूप लोकतंत्रात्मक है, यह प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होता है। इसके बाद जो शब्द लिखा हुआ दैट इज गणतंत्र, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है रिपब्लिक। देखिए, किसी भी देश की शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च पदाधिकारी अगर वो निर्वाचित हो तो उस प्रकार के सिस्टम को हम लोग गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कहते हैं। भारत गणतांत्रिक राष्ट्र है, ये कहां लिखा हुआ है? ये प्रस्तावना के अलावा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं, लेकिन प्रस्तावना में जो शब्द लिखा हुआ गणतंत्र, इसका मतलब यह है कि भारत गणतांत्रिक राष्ट्र है। आप लोग जानते हैं भारत का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है राष्ट्रपति, वो निर्वाचित है, चाहे वो जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, लेकिन वो निर्वाचित है। हमारे देश में राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, यहाँ वंशानुगत सिस्टम नहीं है, यहाँ हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, और ये गणतंत्र जो शब्द लिखा हुआ है उससे भी स्पष्ट होता है। देखिए, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जब हम लोग कहते हैं स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं 15 अगस्त 1947 की। और जब मैं ये कहता हूं गणतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 की। भारत गणतांत्रिक राष्ट्र 26 जनवरी को बना क्योंकि हमारे देश के सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को कार्यभार संभाला, उन्होंने काम करना शुरू किया। दैट्स वाई जो हम गणतांत्रिक राष्ट्र बने वो 26 जनवरी 1950 से बने। तो हम गणतांत्रिक राष्ट्र हैं, ये प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होता है। अब देखिए, प्रस्तावना में इसके अलावा और क्या शब्द लिखा हुआ है? एक शब्द लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, अंग्रेजी में कहते हैं सेक्युलर। हमारे देश में पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष शब्द को अमूमन एक जैसा ही मान लिया जाता है, हालांकि शाब्दिक दृष्टि से दोनों शब्द अलग है। हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, हमारा देश सेक्युलर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारी जो सरकार है उसका कोई एक पंथ नहीं है। हमारी जो सरकार है किसी एक पंथ को बढ़ावा नहीं देती है। हमारी जो सरकार है उसके लिए सारे पंथ एक जैसे हैं, ये होती है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता को अमूमन एक ही मान लिया जाता है, लेकिन अगर शाब्दिक दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो धर्म निरपेक्ष जो शब्द है वो थोड़ा सा अलग है। धर्म से निरपेक्ष कोई सरकार नहीं होती है। हमारा जो भारत का जो साहित्य है
उसमें हम लोग धर्म का मतलब क्या लेते हैं? हम धर्म का मतलब लेते हैं सत्य से, हम धर्म का मतलब लेते हैं न्याय से, हम धर्म का मतलब लेते हैं मूल्यों से। तो धर्म निरपेक्ष कोई भी सरकार नहीं हो सकती है, लेकिन चूंकि हमारे देश में धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता को एक ही माना जाता है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष है। अर्थात भारत सरकार का खुद का कोई धर्म, एक धर्म नहीं है। भारत सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती है। भारत सरकार के लिए सभी धर्म बराबर है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बोलने जा रहा हूं जिसे आपको याद रखना है। प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि भारत में धर्म निरपेक्षता का इनमें से कौन सा मतलब नहीं है, और वहां पर वो लिख सकता है सरकार या राज्य धर्म विरोधी है। इसका ये कतई मतलब नहीं है। धर्म निरपेक्षता का मतलब धर्म विरोधी होना नहीं है। धर्म निरपेक्षता का मतलब है एक धर्म को बढ़ावा ना देना, सभी धर्मों के साथ सम्मान व्यवहार करना। पंथ निरपेक्षता और जो धर्म निरपेक्षता जैसे जो शब्द है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। प्रस्तावना को अगर आप देखेंगे तो एक शब्द और आएगा, दैट इज समाजवाद। इसे कहते हैं सोशलिज्म। ये जो समाजवाद है, हमारी सरकार समाजवादी है, हमारा जो राज्य है वो समाजवादी है। क्या इसका आशय है? देखिए, दुनिया की जितनी भी जो शासन व्यवस्था है उसको हम लोग मोटे मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं, एक पूंजीवाद, दूसरा समाजवाद। हम समाजवादी है, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अर्थात समाजवाद शब्द का यह अर्थ होता है कि निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं होना। सरकार सारी संपत्ति पर, सारे संसाधनों पर जहां सरकार का अधिकार होता है, उसे, उस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग समाजवादी व्यवस्था कह सकते हैं। हालांकि जब से हमने 1991 में LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण जिसे हम लोग कहते हैं, वो जो नीति जब से हमने अपनाई है तब से ये शब्द इररिलेवेंट हो गया, अप्रासंगिक हो गया। लेकिन हमारी सरकार आज भी समाजवादी है, ये बात हमारे संविधान की प्रस्तावनाओं को देखने से स्पष्ट हो जाती है। तो हमारी सरकार का स्वरूप क्या है, हमारी सरकार का नेचर क्या है? वो समाजवादी है, वो पंथ निरपेक्ष है, वो लोकतांत्रिक है, वो गणतांत्रिक है। ये सारी बातें हमारी प्रस्तावना में लिखी हुई है। इसके अलावा प्रस्तावना को देखने से और क्या स्पष्ट होता है? प्रस्तावना को देखने से यह स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि प्रस्तावना वो दस्तावेज है जिसके अंतर्गत वो जिस कानून की प्रस्तावना है, उस कानून के उद्देश्य क्या है, उसका जहां पर उल्लेख होता है वो होती है प्रस्तावना। हमारे संविधान प्रस्तावना की 6-7 लाइन देख लीजिए। इतना बड़ा भारत का संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, इतने सारे भाग। ये सारी बात कहना क्या चाहते हैं, भारत का संविधान कहना क्या चाहता है? अगर प्रस्तावना की 6-7 लाइन देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है। इन उद्देश्यों का उल्लेख है प्रस्तावना में। किसी भी देश की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें उसके उद्देश्यों का उल्लेख होता है, और हमारे देश की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें साफ लिखा हुआ है न्याय स्थापित करना, स्वतंत्रता स्थापित करना, समानता स्थापित करना। प्रस्तावना को जरा आप देखें, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य स्थापित करने हेतु तथा देश के प्रत्येक नागरिक को क्या लिखा हुआ है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय उपलब्ध करवाना चाहती है हमारी सरकार। इस बात का उल्लेख है प्रस्तावना में। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय। और इन तीनों न्याय को आप इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं कि प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के जो न्याय है उनको सीक्वेंस में लिखो, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। तो आपको ध्यान रखना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में। इसी प्रकार से सिविल सर्विस में एक प्रश्न पूछा जा चुका है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहां पर है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख न केवल प्रस्तावना में है, बल्कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के इन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38 में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहां कहां पर है?
प्रस्तावना में भी है और नीति निर्देशक तत्वों में भी है। एक तो बात यही हुई ये। दूसरा, हमारे संविधान देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता देना चाहता है। इस बात का उल्लेख यूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है उसमें खैर 6 स्वतंत्रता है ही है, लेकिन अगर आप प्रस्तावना को देखें वहां पर भी स्पष्ट रूप से 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको देखने को मिलेगी। विचार यानी थॉट्स, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास यानी बिलीफ की स्वतंत्रता, धर्म, रिलीजन और उपासना या वर्शिप, उपासना जिसे हम लोग वर्शिप कहते हैं। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रस्तावना में उल्लेखित है। और याद रखना है आपको, इसी सीक्वेंस में याद रखें क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। वैसे ये प्रश्न वर्ष 2013 RS प्री में पूछा जा चुका है। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न और भी आ सकते हैं। तो आप 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रस्तावना में उल्लेखित है, इसको ध्यान रखना है। एक तो बात है ये। दूसरी बात, सवाल दूसरी तरह से भी आ सकता है। अगर हम लोग आर्टिकल 19 देखें, अनुच्छेद 19 देखें, अनुच्छेद 19 में जो 1 है उसको देखें तो वहां पर हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलेगा। उसमें एक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्रस्तावना को जरा देखें, प्रस्तावना में क्या लिखा है? विचार और अभिव्यक्ति। सीधा प्रश्न आ सकता है, फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां उल्लेखित है? दैट टाइम आंसर प्रस्तावना भी होगा, दैट टाइम आंसर फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 19 भी होगा। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखें। इसके अलावा प्रस्तावना में और क्या बात स्पष्ट होती है? संविधान के उद्देश्यों के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो हमने न्याय की बात करी, हमने स्वतंत्रता की बात करी। प्रस्तावना को बहुत ढंग से देखिए आप। ढंग से देखने पर आपको ये जानकारी मिलेगी कि वहां समानता यानी इक्वालिटी का भी उल्लेख है और वहां साफ शब्दों में लिखा हुआ है अवसर की समानता। साथ ही साथ लिखा हुआ है प्रतिष्ठा यानी स्टेटस। अवसर व प्रतिष्ठा, इन दोनों प्रकार की समानताओं का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। आप जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, राइट्स जब पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 भी पढ़ते हैं और अनुच्छेद 16 जब पढ़ते हैं तो उसमें भी अवसर की समानता आपको देखने को मिलेगी। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। अवसर की समानता प्रस्तावना में है, अवसर की समानता आर्टिकल 16 में भी है। इस प्रकार के भी प्रश्न हो सकते हैं। देखिए, हमारी जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता बात की, समानता की बात की। प्रस्तावना में एक शब्द लिखा हुआ है बंधुत्व, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड, भातृत्व, भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांस की क्रांति के तीनों नारे हैं। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो शब्द हैं वो कहां से लिए गए? याद रखना, ये फ्रांस से लिए गए, ये फ्रांस की क्रांति के नारे हैं। एक बात। दूसरी बात, ये जो बंधुत्व शब्द है जो प्रस्तावना में उल्लेखित है, ये बंधुत्व शब्द आप लोग जब मूल कर्तव्य पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं, जिसका उल्लेख भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में, वहां पर भी ये शब्द लिखा आएगा बंधुत्व। तो इस प्रकार के आजकल ट्रेंड हो रहा है इस प्रकार के प्रश्न पूछने का, जिसमें यह पूछ लिया जाता है कि इस प्रकार का शब्द कहां उल्लेखित है। तो बंधुत्व शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित है, बंधुत्व शब्द हमारे मूल कर्तव्य में उल्लेखित है। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। प्रस्तावना को देखने से और क्या स्पष्ट होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अगर हम लोग देखते हैं तो लास्ट लाइन जरा देखिए, आज एतत् द्वारा 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को हम अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। यानी हमारे संविधान के जो लागू होने की जो तिथि है, संविधान के लागू होने की तिथि भी प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होती है। 26 नवंबर 1949 की ये जो तिथि है, ये तिथि प्रस्तावना में ही लिखी हुई है। कल जब हम लोग बात कर रहे थे संविधान सभा के बारे में, तो आप लोगों को बताया था भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, दैट इज आर्टिकल 394। उस आर्टिकल में 16 अनुच्छेदों का उल्लेख कर रखा है कि वो जो 16 अनुच्छेद है वो एक दिन लागू हुए
और जो संविधान का जो शेष भाग है, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। इस बात का उल्लेख तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 394 में, और भारत का ये जो संविधान है वो अंगीकृत हो रहा है, वो जो लागू हो रहा है, इसके 16 अनुच्छेद लागू हो रहे हैं, जिसे हम लोग आंशिक रूप से लागू होना कह रहे हैं। इस जो डेट है, इस डेट का जो उल्लेख है 26 नवंबर 1949, ये जो डेट है, ये डेट प्रस्तावना में लिखी हुई है। ये भी बात स्पष्ट होती है। तो इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है, प्रस्तावना से क्या स्पष्ट होता है? प्रस्तावना से संविधान का स्रोत स्पष्ट होता है, प्रस्तावना से हमारी सरकार का स्वरूप स्पष्ट होता है, प्रस्तावना को देखने से हमारे शासन के उद्देश्य क्या है, सरकार के उद्देश्य क्या है, संविधान के उद्देश्य क्या है, वो स्पष्ट होते हैं, और प्रस्तावना को देखने से हमारे संविधान लागू होने की तिथि क्या है, ये स्पष्ट होती है। और क्या लिखा हुआ है प्रस्तावना में? प्रस्तावना में 3 शब्द लिखे हुए, और एक लिखा हुआ अंगीकृत होना, एक लिखा हुआ अधिनियमित होना, और एक लिखा हुआ आत्म अर्पित होना। इन तीनों शब्दों को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अंगीकृत अंग्रेजी में कहते हैं अडॉप्ट करना, इसका मतलब इस संविधान को हम स्वीकार करते हैं, ये लिखा हुआ है। प्रस्तावना में एक शब्द लिखा अधिनियमित करना, इसे कहते हैं इनैक्टमेंट, यानी आज से हम संविधान को लागू करते हैं, इस बात का उल्लेख है। आत्म अर्पित यानी संविधान को स्वयं को सौंपते हैं, इस बात का उल्लेख भी प्रस्तावना में। ये तीनों शब्दों को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रस्तावना के बारे में हर दूसरे एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, और सबसे बड़ी बात है हर बार नया प्रकार का प्रश्न आता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, वहां अधिनियमित लिखा हुआ है, वहां अंगीकृत लिखा हुआ है, वहां आत्म अर्पित शब्द लिखा हुआ है। एक देखिए, एक प्रश्न पूछा जा चुका है, भारत, ये जो भारत शब्द है ये प्रस्तावना में कितनी बार उल्लेखित है? अगर आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, यानी जो प्रस्तावना की जो पहली लाइन है, उन पहली लाइन में ही 2 बार भारत शब्द का उल्लेख है, और कुल मिलाकर पूरी प्रस्तावना को देखेंगे तो भारत शब्द का उल्लेख वहां पर 2 बार आएगा। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए, हम लोगों ने जब बात को शुरू किया तो हमने इस तरह से बात को शुरू की कि जो केशवानंद भारती वाद है, उस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना अमेंडेड है, प्रस्तावना संशोधन योग्य है, प्रस्तावना में उसी तरह से संशोधन किया जा सकता है जिस तरह से संविधान के अन्य भागों में किया जाता है। तो ये जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनेक सारे भागों में संशोधन हुआ। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और प्रस्तावना में अब तक एक बार ही संशोधन हुआ, और ये जो एक बार संशोधन इस संशोधन के द्वारा हुआ था, 42वें संशोधन के द्वारा हुआ। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तीनों शब्दों को जरा देखिए। एक पंथ निरपेक्षता, जिसे हम लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, एक समाजवाद, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, और तीसरा शब्द है अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। यहाँ प्रश्न 2 प्रकार के बनते हैं। एक तो प्रश्न बनता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, इस प्रकार का बन सकता है। दूसरा प्रकार का प्रश्न हो सकता है मूल संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं था। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों शब्द बाद में जोड़े गए। इसका मतलब मूल संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द उल्लेखित नहीं थे। अब देखिए, प्रस्तावना का महत्व क्या है, इस पर बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। ये तथ्यात्मक प्रश्न है। वैसे मैंने प्रारंभ में कह दिया कि प्रस्तावना में हमारे भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। हमारे संविधान निर्माता क्या चाहते थे, हमारे संविधान निर्माताओं का विजन क्या था, हमारे संविधान निर्माताओं की फिलॉसफी क्या थी, उनका दर्शन क्या था, इस बात का उल्लेख मिलता है प्रस्तावना में। संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के संदर्भ में बड़ी सुंदर सी टिप्पणी की है, और वो टिप्पणी ये है, उन्होंने कहा मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीएम्बल। यानी ठाकुरदास भार्गव ये कहते हैं कि हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भाग है तो वो प्रस्तावना है। इसके अलावा ठाकुरदास भार्गव ये भी कहते हैं प्रीएम्बल इज ए सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। आगे वो यहां तक कहते हैं इट्स ए ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग का, ठाकुरदास भार्गव ने ही प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा का, इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। प्रारूप समिति जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी, प्रारूप समिति के एक सदस्य थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। के.एम. मुंशी से जब पूछा गया प्रस्तावना के बारे में, तब उन्होंने क्या कहा? मुंशी जी कहते हैं ये प्रस्तावना जो है इट्स ए हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है प्रस्तावना। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इवन प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में जो विचार थे उनको स्पष्ट करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा हमारे संविधान की प्रस्तावना की ये जो 6-7 लाइनें, ये 6-7 लाइनें ये स्पष्ट करती है कि हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है, और ये जो 6-7 लाइनें यही बतलाती है कि हमारे संविधान निर्माता चाहते क्या थे, उनके दिमाग में क्या बात थी, उनकी मंशा क्या थी, उनकी फिलॉसफी क्या थी, जनता की अपेक्षाएं जुड़ी हुई है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। इवन सुप्रीम कोर्ट और हमारा हाई कोर्ट यानी हमारी जो न्यायपालिका है, वो जब भी किसी मामले में निर्णय देती है तो वो फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन को तो रेफरेंस के रूप में उपयोग लेती ही लेती है, साथ ही साथ अक्सर प्रियम्बल को कोट करती है। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही आपको यह कह दिया था, एसआर बॉम्बई का जो वाद है, जिसे एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1994 का वाद कहते हैं, इस मामले में स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्तावना। इन सब बातों को आप ध्यान रखिए। तो प्रस्तावना में आज इतना ही। आपने मुझे सुना, इस प्रकार से आप जो लगातार मैसेज कर रहे हैं, मैं उस मैसेज Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.